नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी भग्नावशेष। ना मैं कवि था न लेखक, परंतु मुझे कविताओं से प्रेम अवश्य था। क्यों था यह नहीं जानता, परंतु प्रेम था और खूब था। मैं प्राय सभी कवियों की कविताओं को पढ़ा करता और जो मुझे अधिक रुचि थी उनकी कटिंग्स भी अपने पास रख लेता। एक बार मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था। बीच में मुझे एक जगह गाड़ी बदलनी पड़ी। वे जंक्शन तो बड़ा था, परंतु स्टेशन पर खाने पीने की सामग्री ठीक न मिलती थी, इसीलिए मुझे शहर जाना पड़ा। बाजार में पहुंचते ही मैंने देखा कि जगह जगह पर बड़े बड़े पोस्टर्स चिपके हुए थे, जिनमें एक वृहद कवि सम्मेलन की सूचना थी और कुछ खास खास कवियों के नाम भी दिए हुए थे। मेरे लिए तो कवि सम्मेलन का ही आकर्षण पर्याप्त था, परंतु कवियों की नामावली को देखकर मेरी उत्कंठा और भी बढ़ गई। दूसरी ट्रेन से जाने का निश्चय कर जब मैं सम्मेलन के स्थान पर पहुंचा तो उस समय कविता पाठ प्रारंभ हो चुका था और उर्दू के एक शायर अपनी जोशीली कविता मजलिस के सामने पेश कर रहे थे। दाद भी इतने जोरों से दी जा रही थी कि कविता का सुनना ही कठिन हो गया था। खैर, मैं भी एक तरफ चुपचाप बैठ गया, परंतु चेष्टा करने पर भी आंखें स्थिर न रहती थी, वरन वे किसी की खोज में बार बार विह्वल सी हो उठती थी। कई कवियों ने अपनी अपनी सुंदर रचनाएं सुनाई। सबके बाद एक श्रीमती जी भी धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर होती दिख पड़ी। उनकी चाल ढाल तथा रूपरेखा से भी असीम लज्जा एवं संकोच का यथेष्ट परिचय मिल रहा था। किसी प्रकार उन्होंने भी अपनी कविता पढ़ना शुरू किया। अक्षर अक्षर में इतनी वेदना भरी थी कि श्रोतागण मंत्रमुग्ध से होकर उस कविता को सुन रहे थे। वाह वाह और खूब खूब की तो बात ही क्या। लोगों ने जैसे सांस लेना तक बंद कर दिया और मेरा तो रोम रोम उस कविता का स्वागत करने के लिए उत्सुक हो रहा था। अब बिना उनसे एक बार मिले वहां से चले जाना मेरे लिए असंभव सा हो गया। अतः इसी निश्चय के अनुसार मैंने अपना जाना फिर कुछ समय के लिए टाल दिया। उनका पता लगाकर दूसरे ही दिन लगभग 8 बजे सवेरे मैं उनके निवास स्थान पर जा पहुंचा और अपना विजिटिंग कार्ड भिजवा दिया। कार्ड पाते ही एक अधेड़ सज्जन बाहर आए और मैंने नम्रता से पूछा, कि क्या श्रीमती जी घर पर हैं? जी हाँ, आइए बैठिए। आदर प्रदर्शित करते हुए मैंने कहा, कल के सम्मेलन में उनकी कविता मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए मैं उनसे मिलने आया हूँ। वे मुझे अंदर लिवा ले गए। एक कुर्सी पर बैठलाते हुए बोले, वह मेरी लड़की है, मैं अभी उसे बुलवाए देता हूँ। उन्होंने तुरंत नौकर से भीतर सूचना भेजी और उसके कुछ ही क्षण बाद वे बाहर आती हुई दिखाई पड़ी। परिचय के पश्चात बड़ी देर तक अनेक साहित्यिक विषयों पर उनसे बड़ी ही रुचिकर बातें होती रहीं। चलने का प्रस्ताव करते ही उन्होंने संध्या समय भोजन के लिए निमंत्रण दे डाला। इसे अस्वीकृत करना भी मेरी शक्ति से बाहर था, अतः दिन भर वहीं उनके साथ रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ और इन थोड़े से घंटों में ही उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर मैं चकित सा हो गया। अब तक का मेरा प्रेम प्रणयपूर्ण आकर्षण सहसा भक्ति युक्त आदर में परिणत हो गया। भोजन के उपरांत मुझे अपनी यात्रा प्रारंभ करनी ही पड़ी, परंतु मार्ग भर में कुछ ऐसा अनुभव करता रहा कि मानो कहीं मेरी कोई वस्तु छूट अवश्य गई है। घर लौटकर मैंने उन्हें 2-1 पत्र लिखे, परंतु उत्तर एक का भी न मिला। कितनी निराशा एवं कितने मानसिक क्लेश का मैंने अनुभव किया। ये लिखना मेरे लिए असंभव है।
परंतु विवश था, इसलिए चुप ही रहना पड़ा। परंतु उनकी कविताओं की खोज निरंतर ही किया करता था। इधर कई महीनों से उनकी कविता भी देखने को नहीं मिली। बहुत कुछ समझाया, परंतु चित्त में चिंता हो ही उठी। तरह तरह की आकांक्षाएं हृदय को मथने सी लगी और अंत में एक दिन उनसे मिलने की ठान कर घर से चल ही तो पड़ा। किंतु चलने के साथ ही बाईं आंख फड़की और बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ये अपशगुन भी मुझे अपने निश्चय से विचलित ना कर सके और मैं अपनी यात्रा में बढ़ता ही गया। परंतु वहां पहुंचकर वही हुआ जो होना था। वे वहां न मिली। मकान में ताला पड़ा था। पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि कई महीने हुए उनके पिता का देहांत हो गया और उनके मामा आकर उन्हें अपने साथ लिवा ले गए। बहुत पता लगाने पर भी मैं उनके मामा के घर का पता न पा सका। इस प्रकार वे एक हवा के झोंके की तरह मेरे जीवन में आई और चली भी गई। मैं उनके विषय में कुछ भी न जान सका। 5 वर्ष बाद एक दिन फिर मैं कहीं जा रहा था। बीच में एक बड़े जंक्शन पर गाड़ी बदलती थी। वहां पर 2 लाइनों के लिए ट्रेन बदलती थी। मैं 2nd क्लास के कंपार्टमेंट से उतरा। ठीक मेरे पास के ही एक 3rd क्लास के डिब्बे में से एक स्त्री उतरी। उसका चेहरा सुंदर किंतु मुरझाया हुआ था। आंखें बड़ी बड़ी किंतु दृष्टि बड़ी ही कातर थी। कपड़े बहुत ही साधारण और कुछ मैले से थे। गोद में 1 साल भर का बच्चा था। आसपास और भी 2-3 बच्चे थे। मैंने ध्यान से देखा। यह वो ही तो थी। मैं दौड़कर उनके पास गया। अचानक मुंह से निकल गया, आप यहाँ इस वेश में? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। बोली, हाय, आप हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं ही हूँ, आपका अनन्य भक्त, आपका एकांत पुजारी। किंतु आप मुझे भूल कैसे गईं? आपकी कविताएं ही तो मुझे जिलाती थी। आपने अब कविता लिखना भी क्यों छोड़ दिया है? अब उनके संयम का बांध टूट गया। उनकी आंखों से ना जाने कितने बड़े बड़े मोती बिखर गए। उन्होंने रूंधे हुए कंठ से कहा, लिखने पढ़ने के विषय में अब आप मुझसे कुछ न पूछें। इतने में ही एक तरफ से एक अधेड़ पुरुष आए और आते ही शायद मेरा उनके पास का खड़ा रहना उन सज्जन को ना सुहाया। इसीलिए उन्हें बहुत ही बुरी तरह से झिड़क कर बोले, यहाँ खड़ी खड़ी गप्पे लड़ा रही हो, कुछ हया भी है? वे बोली, ये मेरे पिताजी के। हाँ, वे अपना वाक्य पूरा भी ना कर पाई थी कि वे महापुरुष कड़क उठे, बस चुप रहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, चलो सीधी। उन्होंने मेरी तरफ एक बड़ी ही बेधक दृष्टि से देखा। उस दृष्टि में ना जाने कितनी करुणा, कितनी विवशता और कितनी कातरता भरी थी। वे अपने पति के पीछे पीछे चली गई। इस प्रकार 10 वर्ष के बाद वे फिर एक बार मेरे निराश्यपूर्ण जीवन के अंधकार में चपला की तरह चमकी और अदृश्य हो गई। वे मुझसे जबरन छीन ली गई। मुझे उनके दर्शन भी दुर्लभ हो गए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।